लो वोल्टेज एसी ड्राइव। तो हम लोग ये डिस्कस करेंगे व्हाट इज ड्राइव, मतलब व्हाट इज VFD, व्हाई वी यूज VFD, थर्ड टाइप ऑफ VFD एंड सिंपल पावर डायग्राम ऑफ VFD। नेक्स्ट कंट्रोल डायग्राम जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज ये चारों चीज हम लोग डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट वी डिस्कस व्हाट इज VFD। VFD एक डिवाइस है जो क्या करता है, मोटर को कंट्रोल करता है। कैसे कंट्रोल करता है? जैसे नॉर्मली सिंपली जो है हम लोग घर में जो फैन चलाते हैं, तो वो फैन में जब गर्मी का मौसम में हम लोग फुल स्पीड में देके चालू कर देते, भाई अभी रात भर गया, सुबह हो जाता है तो उस टाइम ठंड लगता है क्योंकि और टाइम गर्म नहीं रहता है। उसमें हम लोग को स्पीड कम करना है, तो हम लोग कैसे कम करते हैं? उसको जो पॉड दिया जाता है रेगुलेटर, उसको घुमा के कम कर देते हैं, भाई ना कम ठंडा लगे। ऐसा हम लोग मेंटेन करते हैं। ऑल टाइम तो उड़ के कम करना सही नहीं रहेगा ना, तो हम लोग प्लांट में तो पॉट नहीं लगा सकते ना, इसलिए VFD हम लोग यूज करते हैं। तो VFD का काम क्या रहेगा? मोटर को कंट्रोल करना। ठीक है, तो व्हाट इज VFD? VFD इज ए डिवाइस जो कि मोटर को कंट्रोल करता है। क्या कंट्रोल करता है? उसका फ्रीक्वेंसी कंट्रोल करेगा, ये स्पीड कंट्रोल करेगा एंड वोल्टेज कंट्रोल करेगा। ठीक है, तो कोई कोई जगह में VFD को VVFDV बोलता है। क्यों? वेरिएबल वोल्टेज फ्रीक्वेंसी ड्राइव, मतलब ये वोल्टेज को वेरी करेगा या फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल कर सकता है ये ड्राइव। ठीक है, तो ये हो गया VFD। अब VFD क्यों हम लोग यूज करेंगे, तो फर्स्ट हम लोग देख लेते हैं व्हाई वी यूज VFD। तो VFD सिंपली हम लोग फर्स्टली यूज करेंगे पावर सेविंग के लिए। कैसे पावर सेविंग के लिए? जैसा हम लोग मोटर जो चलाते हैं उसको जैसा 29 RPM का मोटर है, 3 फेज इंडक्शन मोटर, तो ऑब्वियसली हम लोग 3 फेज इंडक्शन मोटर यूज करेंगे VFD के लिए। तो 3 फेज इंडक्शन मोटर का 29 RPM का हमारा मोटर है, तो हमको ऑल टाइम 29 RPM नहीं चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, उसमें कम करना है। सोचो 800 RPM हमको घुमाना है या सिंपली 10 RPM में घुमाना है, तो वहां पे तो पोटेंशियोमीटर लगा के 10 RPM तुम कर नहीं सकते, तो मेजर कैसे करोगे ये 10 RPM में घूम रहा है? तो उस टाइम हम लोग एक VFD लगा देंगे। VFD लगा के क्या करना है, उसको 10 RPM में घुमाना है। ठीक है, 10 RPM में घुमा के, तो ज्यादा RPM में घुमेगा तो ज्यादा पावर कंज्यूम करेगा, कम RPM में घुमेगा तो कम पावर कंज्यूम करेगा, तो एनर्जी कम कंज्यूम जो है कम हो जाएगा। हमको 29 RPM चाहिए ही नहीं, हम 29 RPM में चला रहे, ज्यादा पावर खर्चा कर रहे हैं, मतलब वेस्ट पावर। तो हम 10 RPM हमको घुमाना है, हम 10 RPM में घुमाएंगे और उसको पावर को सेविंग करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया, एनर्जी सेविंग करेंगे थ्रू VFD। कैसे? कंट्रोल स्पीड और फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज, ये तीनों चीज का स्पीड और फ्रीक्वेंसी कंट्रोल करेंगे तो ऑटोमेटिक स्पीड कंट्रोल हो जाएगा। तो दो चीज, स्पीड कंट्रोल करेंगे एंड वोल्टेज कंट्रोल करेंगे। ठीक है, ये दोनों चीज कंट्रोल करके हम लोग एनर्जी को सेविंग करेंगे। सेकंड चीज क्या है, स्मूथ ऑपरेशन ऑफ मोटर, मतलब जब मोटर स्टार्ट होता है तो जर्किंग लेता है। ठीक, कोई भी छोटा मोटर आप घर में चला के देखो, जब स्टार्ट करोगे तो अगर नॉर्मल कोई जब नट बोल्टिंग नहीं रहेगा तो पलटी मार देगा। तो उस टाइम हम लोग क्या करते हैं, VFD लगाने से वो स्मूथ ऑपरेशन करेगा। उसमें दो चीज होता है, एक्सेलरेशन टाइम एंड डी एक्सेलरेशन टाइम। अगर एक्सेलरेशन टाइम हम लोग थोड़ा ज्यादा डाल देंगे, वो सोचो 4 सेकंड डाल दिया और हमको घुमाना है 50 RPM में, तो 4 सेकंड में वो 0 से 50 RPM तक जाएगा। अगर ज्यादा डाल दो और भी स्पीड में घुमाना है, जर्किंग नहीं चाहिए, तो 8 सेकंड कर दो। 8 सेकंड करने से क्या, 0 RPM से 50 RPM तक 8 सेकंड में वो जाएगा ग्राफली। ओके, तो स्मूथली चलेगा। स्मूथली स्टार्ट किया मोटर को, स्टॉप भी स्मूथली करेंगे। कैसे? उस टाइम डी एक्सेलरेशन टाइम जो है उसको हम लोग बढ़ाएंगे। जैसे अचानक स्टॉप कर दिया, ब्रेक मार दिया, स्टॉप करना तो स्टॉप नहीं होगा ना, आप अपने घर घूमेगा। तो अगर डी एक्सेलरेशन टाइम हम लोग बढ़ा दिया 8 सेकंड, तो जितना RPM में घूम रहा था, जैसे 50 RPM में घूम रहा था, 50 RPM से 0 होने में 8 सेकंड लगेगा। अगर कम कर देंगे 4 सेकंड तो जल्दी बंद हो जाएगा। अगर 2 सेकंड कर देंगे, 2 सेकंड के अंदर 50 से 0 आ जाएगा। तो जितना डी एक्सेलरेशन टाइम बढ़ाएंगे उतना
स्मूथली वो बंद होगा। तो हम लोग VFD यूज कर रहे हैं। सेकंड जो है स्मूथ ऑपरेशन के लिए, मोटर स्टार्ट एंड स्टॉप स्मूथली। थर्ड जो है मोटर प्रोटेक्शन के लिए, हम एक मोटर लगाए ड्राइव का थ्रू, नॉर्मल लगाएंगे, अगर ड्राइव लगाएंगे नहीं तो अगर 3 फेज देंगे मोटर में, अगर एक फेज कनेक्टेड जो कोई हादसा कारण में एक पास खुल गया, एक फेज में तो 2 फेज में चल रहा है, तो उस टाइम सिंगल फेजिंग तो फॉल्ट तुमको पता नहीं चलेगा ना, मोटर जलने के बाद पता चलेगा, चलते चलते जल जाएगा तो मोटर बर्न। तो ड्राइव लगाने से क्या है ना, अगर एक फेज अगर गायब मतलब खुल गया तो फेज लॉस जो है फॉल्ट आ जाएगा, ड्राइव टिप करा देगा, मोटर में पावर जाएगा नहीं, जलने का कोई क्वेश्चन ही नहीं है, तो मोटर को प्रोटेक्ट करेगा। एग्जांपल बता रहा हूँ, सेकंड एग्जांपल एक देता हूँ, फेज अनबैलेंस। अगर 3 फेज में मोटर चलेगा RYB में, अगर R फेज में आपका 2 एम्पेयर करंट ले रहा है, Y फेज में अगर ज्यादा करंट ले रहा है 2 एम्पेयर से, मतलब 4-5, मतलब थर्ड फेज में अगर उससे 1 एम्पेयर करंट लेगा, मतलब फेज करंट जो है अनबैलेंस ले रहा है, तो अगर ऐसा अनबैलेंस होगा करंट तो कार फेज अनबैलेंस में वो ट्रिप करा देगा ड्राइव को, मोटर में पावर ही जाएगा नहीं, मोटर चलने का चांस ही नहीं है। ग्राउंड फॉल भी आ जाएगा, अगर मोटर का केबल जो ग्राउंड हो गया फेज का तो उसमें ग्राउंड फॉल आ जाएगा, तो मोटर को ऐसा प्रोटेक्शन करता है। ऐसा बहुत सारा फॉल्ट जो है मोटर सेफ्टी के लिए ड्राइव में अवेलेबल है, जो मोटर को प्रोटेक्ट करता है। फोर्थ जो है पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट। ये क्या कैसे इंप्रूव होता है, हम लोग को मोटर चल रहा है AC में, ठीक है, AC में चलेगा तो AC वोल्टेज का एक पावर फैक्टर रहता है, ओके। तो इसको हम लोग जैसा नॉर्मली इंडक्शन मोटर का 0.08 या 0.9 का बीच में होता है पावर फैक्टर, ओके। तो इसको हम लोग छेड़खानी नहीं करेंगे, मोटर अगर नॉर्मली चलाएंगे तो उसका पावर फैक्टर छेड़खानी होता है, तो इसको मतलब अच्छा रखने के लिए हम लोग ड्राइव यूज करते हैं। कैसे होता है, अगर एक ड्राइव लगा दिया, इधर मोटर लगा दिया, ठीक है, तो हम लोग ड्राइव में देंगे 3 फेज पावर, ओके, 3 फेज AC पावर दिया। ड्राइव क्या करेगा, पहले ये 3 फेज AC को DC में कन्वर्ट कर देगा, DC में कन्वर्ट करके फिर AC में कन्वर्ट कर DC टू AC करेगा, करके मोटर में देगा, ठीक है। तो ड्राइव क्या किया, पहले 3 फेज AC इनपुट लिया, उसको AC टू DC कन्वर्ट किया, फिर वो DC को AC करके मोटर में दे रहा है, मतलब फुल वोल्टेज को फिल्टर करके आपको मोटर में सप्लाई कर रहा है। तो इसमें क्या है ना, आपका पावर फैक्टर का ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, मतलब वो ठीक ठाक रहेगा। कितना टाइप का VFD है, तो नॉर्मली हम लोग अगर वोल्टेज के हिसाब से देखेंगे, दो टाइप का होगा, AC ड्राइव एंड DC ड्राइव, ओके। तो AC ड्राइव DC ड्राइव हम लोग कौन सा वाला ड्राइव लेकर अभी डिस्कस कर रहे हैं, AC ड्राइव, वो भी LV, तो हम लोग DC में अभी डिस्कस करेंगे नहीं, वो दूसरा वीडियो में हम लोग बताएंगे। तो AC का लो वोल्टेज ड्राइव का हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो AC ड्राइव का कितना टाइप है LV में, वो देख लेते हैं। तो 2 टाइप का यहाँ पे ड्राइव हम लोग देखेंगे, एक स्टैंड एलोन ड्राइव, दूसरा मल्टी ड्राइव, ओके। तो स्टैंड एलोन ड्राइव क्या है, इसमें 3 फेज AC जाएगा, ठीक है, उसमें ड्राइव रहेगा, मोटर में 3 फेज जाएगा, ओके। मल्टी ड्राइव में क्या है, आपको अलग से DC देना पड़ेगा, इसमें मोटर चलेगा, ओके। तो स्टैंड एलोन ड्राइव में 3 फेज AC मोटर, 3 फेज इंडक्शन मोटर चला रहा है। मल्टी ड्राइव में क्या है, आपको DC वोल्टेज प्रोवाइड करना पड़ रहा है, मतलब कोई एक जगह से आपको 3 फेज AC को DC में कन्वर्ट करके ड्राइव को देना है, उसका बाद वो कंट्रोल करेगा मोटर को। तो पहले ये 2 टाइप का हम लोग ड्राइव देख लिया, ठीक है। स्टैंड एलोन बाद सिंगल ड्राइव, 2 हो गया मल्टी ड्राइव, ये टाइप ऑफ VFD हो गया। अब हम लोग
सिंपल चीज है, ड्राइव में और कुछ है नहीं, यही चीज समझ गया। अगर ये समझ नहीं पाया तो और कुछ कर नहीं सकते। तो फर्स्ट में स्टैंड अलोन ड्राइव में हम लोग क्या देंगे, 3 फेज एसी दे दिया। 3 फेज एसी को पहले ये सेक्शन जो है कन्वर्टर है, कन्वर्ट करके क्या करेगा, एसी 3 फेज एसी में वो डीसी में कन्वर्ट कर देगा। कितना वोल्ट डीसी निकलेगा, ये 3 फेज एसी से अगर डीसी में कन्वर्ट करेंगे तो लगभग 587 वोल्ट डीसी कन्वर्ट होगा। ठीक है, एसी से डीसी किया कन्वर्टर, डीसी कितना निकला 587 वोल्ट डीसी। और डीसी का साथ क्या है, कैपेसिटर लगा रहता है। क्यों लगा रहता है मैं बताता हूं। पैरेलल में ये कैपेसिटर लगा रहेगा पैरेलल में, ठीक है। उसका बाद डीसी को एसी करने के लिए इन्वर्टर लगा है। इन्वर्टर क्यों, घर में हम लोग जो इन्वर्टर यूज करते हैं उसमें क्या देते हैं, एक बैटरी लगाते हैं, डीसी बैटरी। डीसी बैटरी से वो क्या करता है, आपका फैन और लाइट किससे चलता है, एसी से चलता है। तो क्या कर रहा है, डीसी को एसी करके आपको एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। तो डीसी से एसी कौन करता है, इन्वर्टर करता है। तो यहाँ पे डीसी वोल्ट लेके एसी वोल्ट में कन्वर्ट कर रहा है इन्वर्टर। तो ये इन्वर्टर लगा है बीच में। तो पहले कन्वर्टर था, इस डीसी को कैपेसिटर का साथ डीसी कैपेसिटर जोड़ दिया, उसका नीचे वो डीसी वोल्टेज का साथ इन्वर्टर लगा के ये फिर 3 फेज इसको मिल गया, ये मोटर को प्रोवाइड करेगा 3 फेज एसी। अब इसको कंट्रोल क्या करेगा, ये जो इन्वर्टर सेक्शन है ये ही जो मोटर को कंट्रोल करेगा। मोटर कंट्रोल करने के लिए कन्वर्टर का कोई है नहीं, इसका काम खाली एसी को डीसी करना। कन्वर्टर सेक्शन का मेन काम जो है इन्वर्टर का है। इसमें क्या लगा रहता है, आईजीबीटी लगा रहता है। आईजीबीटी का काम है उसको वेरियस एंगल में फायरिंग करके उसको वोल्टेज या फ्रीक्वेंसी कंट्रोल करके मोटर को स्पीड कंट्रोल करना। ठीक है, आईजीबीटी के लिए कैसे फायरिंग होता है दूसरे चैप्टर में बताता हूं। तो फर्स्ट अभी ऐसे सिंपल समझ लो, आईजीबीटी क्या कर रहा है, वो फायरिंग करके वोल्टेज देता है मोटर को, वोल्टेज को वेरी करके मोटर का स्पीड कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, अब ये जो वेरी करके दे रहा है 3 फेज, इसको फिल्टर करने के लिए यहाँ पे एक चोक लगा है। तो जो निकलेगा डीसी उसको फिर फिल्टर कर रहा है, ये फिल्टर। ये फिल्टर करके एसी दे रहा है मोटर को, क्योंकि ये पूरा शुद्ध एसी मोटर में जा रहा है, मोटर पूरा फुल प्रोटेक्टेड है। ओके, तो कितना करंट ले रहा है मोटर चलने के टाइम में, इसके लिए ये 3 फेज एसी में सीटी लगा रहता है, जो कि इंटरफेस कार्ड में बता देता है इतना करंट तुम्हारा ले रहा है। ठीक है, ये बार बार आपका आईजीबीटी फायरिंग होगा इस टाइम कंट्रोल करने के लिए। अगर एक बार आप 10 आरपीएम दे दिया फ्रीक्वेंसी में मोटर, 10 आरपीएम स्पीड में मोटर चलाने के लिए कमांड दे दिया, फिर तुरंत उसको आप दे दिया 950, फिर 3000, ऐसा कर करके अगर कंटिन्यूस आप देंगे तो क्या आएगा, आईजीबीटी में ज्यादा फायरिंग, मतलब उसका स्ट्रेस ज्यादा बढ़ जाएगा। स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए उसके ऊपर में एक स्नाबर सर्किट लगा रहता है, जो कि हम लोग स्नाबर कैपेसिटर बोलते हैं, छोटा 1 नॉर्मली 510 केवी ड्राइव में 1.2 माइक्रोफैराड के आसपास एक कैपेसिटर लगा रहता है, वो हो गया स्नाबर कैपेसिटर। ये क्या करता है, आईजीबीटी को प्रोटेक्ट करता है। क्या इसका जो जब स्ट्रेस बढ़ जाता है उस स्ट्रेस को घटाने के लिए स्नाबर सर्किट लगा रहता है। ठीक है, ये हो गया सिंपल पावर डायग्राम ऑफ एलवीएसी ड्राइव। हर कंपनी का ड्राइव में ऐसे ही सर्किट रहेगा नॉर्मली। पहले स्टैंड अलोन ड्राइव में पहले कन्वर्टर रहेगा, एसी को डीसी करेगा, डीसी का साथ पैरेलल कैपेसिटर लगा रहेगा, कैपेसिटर का पास इन्वर्टर लगा रहेगा, इन्वर्टर क्या करेगा, एसी को डीसी करके मोटर में आपको एसी वोल्टेज देकर चलाएगा। ये आईजीबीटी क्या करेगा, कंट्रोल करेगा मोटर को कितना स्पीड में चलना है। यही इन्वर्टर सेक्शन ही मोटर को कंट्रोल करेगा। ये इसको कितना करंट ले रहा है उसका कारण लगा मेजर करने के लिए यहाँ पे सीटी लगा है। ओके, तो आप अब अगर एक बहुत दिन ड्राइव पड़ा रहता है, अगर लाए हो कोई ऐसी ड्राइव बहुत दिन पड़ा है, तो उसको आप डायरेक्ट चार्ज करेंगे, कभी कभी देखा जाता है कि ड्राइव फट गया, ब्लास्ट हो गया,
क्या ब्लास्ट हो गया? कैपेसिटर ब्लास्ट हो गया। ठीक है, क्यों होता है? क्योंकि ये कैपेसिटर को अब बार बार रिफॉर्मिंग करना पड़ता है। अगर ये डिस्चार्ज हो गया फुल्ली, अगर डायरेक्ट आप इसमें 587 या 600 के आसपास वोल्टेज देंगे, वो थोड़ी ना झेल पाएगा। तो उसको धीरे धीरे आपको रिफॉर्मिंग करना पड़ता है। रिफॉर्मिंग क्या चीज है? ये जो कैपेसिटर है इसमें आप डायरेक्ट 600 वोल्ट के आसपास दे नहीं पाएंगे। उसमें 10 वोल्ट दिया, 5 मिनट वेट किया, उसके बाद 20 वोल्ट दिया, फिर 40 वोल्ट दिया, 60 वोल्ट दिया, 100 वोल्ट दिया। ऐसा कर करके अब ज्यादा टाइम लेके उसको धीरे धीरे चार्ज करना पड़ेगा। जब 580 वोल्ट उसको दे दिया, थोड़ा वेट कर लो 15 मिनट तक, उसके बाद बंद कर दो। इस बार आप डायरेक्ट ऑन करो, देखोगे ये फटेगा नहीं या कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये वाला जो प्रोसेस है आपका चार्जिंग का, इसको कैपेसिटर रिफॉर्मिंग बोलता है। स्टैंडिंग का पहले आपको कैपेसिटर में बहुत बड़का चीज लगा होगा कि रिफॉर्मिंग क्या होता है, रिफॉर्मिंग क्या होता है ड्राइव का। यही है रिफॉर्मिंग, कुछ नहीं। कैपेसिटर को आपको ड्राइव में लगा दिया और धीरे धीरे वोल्टेज बढ़ा, वेरिएक का थ्रू 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, 40 वोल्ट ऐसा दे देके जब ये 430 एसी में आप दे दिया वेरिएक का थ्रू, हो गया। फिर बंद करके डायरेक्ट ऑन करो, कुछ फटाफटा नहीं चलेगा। ये हो गया रिफॉर्मिंग। ओके, अब ये रिफॉर्मिंग कर दिया कैपेसिटर, अब डिस्चार्ज भी होना चाहिए, नहीं तो ऑल टाइम में कैपेसिटर ऐसा थोड़ी ना चीज ये ऑल टाइम तुमको ऐसे ही डिस्चार्ज कर देगा। इसके लिए डिस्चार्जिंग सर्किट लगा रहता है। अगर डिस्चार्जिंग सर्किट नहीं लगा रहेगा, ये सालों साल ये जो है ना कैपेसिटर वोल्टेज पकड़ के रखेगा। एक बार तो हम क्या किए थे, कैपेसिटर निकल के बाहर भी चार्ज कर दिए थे। अब वो क्या पूरा चार्ज ले लिया, अब डिस्चार्ज हो ही नहीं रहा। अब एक दिन छोड़ दिया, मैं सोचा तो डिस्चार्ज हो जाएगा, अब हो नहीं रहा। एक दिन छोड़ दिया, 2 दिन छोड़ दिया, तो हम एसटी वाला को बुलाए, भाई ये डिस्चार्ज नहीं हो रहा है, क्या करना है? ये क्या किया, बरका वो एबोनाइट का लंबा डंडा लेके ग्राउंड कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, वो डिस्चार्ज होता ही नहीं। लास्ट में हम लोग क्या किया, उसको बहुत सावधानी से बहुत सारा प्रोटेक्शन लेके रेजिस्टेंस लगा के उसको धीरे धीरे डिस्चार्ज किया। ठीक है, तो ये कभी अकेला में कैपेसिटर को रिफॉर्मिंग करना ही नहीं है, वोल्टेज देना ही नहीं है, क्योंकि ये बड़ा ड्राइव का बात बोल रहा हूँ, छोटा ड्राइव नहीं। इसका साथ डिस्चार्जिंग सर्किट रहना चाहिए, तभी जाके इसको वोल्टेज देना है। ठीक है, अलग करके देना नहीं है, ड्राइव का साथ ही देना है, क्योंकि ड्राइव का साथ इनबिल्ट डिस्चार्जिंग सर्किट रहता है। तो डिस्चार्जिंग सर्किट क्या है ना, ये डीसी वोल्टेज का पैरेलली वो लगा रहता है। जब तुम मेन पावर बंद कर दोगे, ये डीसी वोल्टेज जो है वो डीसी डिस्चार्जिंग रजिस्टर का थ्रू धीरे धीरे वो डिस्चार्ज कर देगा, और कोई यहाँ पे खतरा नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसको चार्जिंग करना जरूरी है, डिस्चार्ज करना भी जरूरी है। आप बोलोगे ये कैपेसिटर इधर लगा क्यों है? नहीं भी लगा सकते थे, डायरेक्ट चला जाते। कैपेसिटर इसीलिए लगा रहता है, आपका इधर अगर रिपल आ गया कुछ, 3 फेज वोल्टेज आप दे दिया, ओके, 3 फेज वोल्टेज का देने में 430 आप देंगे सिंपली। थोड़ी ना 430 तुम ऑल टाइम प्रोवाइड कर सकते हैं, वोल्टेज डाउन भी हो सकता है, ट्रांसफॉर्मर इतना थोड़ी ना, ये 415 हो जाएगा, कभी 450 हो जाएगा, कभी होता है। तो ये जो अप एंड डाउन हो रहा है, ये एसी को डीसी कर देगा। तो 430 के लिए जो वोल्टेज अब डीसी करेगा, 415 के लिए थोड़ी ना 480 वोल्ट देगा, वो थोड़ा कम करेगा। तो वो जो गैप बन रहा है, ये 400 वोल्ट आ गया, 400 वोल्ट के लिए ये 550 वोल्ट तक आया, 550। ठीक है, ये जो 500 पहले दे रहा था 580, आप दे रहा है 550, तो 30 वोल्ट जो डिफरेंस हो रहा है, उस टाइम फ्रैक्शन सेकंड के लिए ये कैपेसिटर क्या करेगा, उसको आईजीबीटी ये इन्वर्टर सेक्शन को प्रोवाइड कर देगा। फिर जब वो आ जाएगा, वो मैनेज करके फिर मतलब रिस्टोर करके रखेगा एनर्जी। तो ये रिपल को अवॉइड करने के लिए हम लोग कैपेसिटर लगाते हैं। ओके, थोड़ा स्टैंडर्ड ड्राइव। अभी दूसरा सेक्शन हम लोग करेंगे, पावर सिंपली पावर सर्किट ऑफ मल्टी ड्राइव। ओके, स्टैंडर्ड कर लिए। अब उसमें क्या है, ये आपका कन्वर्टर सेक्शन जो रहेगा ही नहीं, ये प्लस ये माइनस, ये सिंपली इन्वर्टर है, डीसी टू एसी करेगा, यहाँ पे आईजीबीटी लगा रहेगा, ऊपर में सेनावर सर्किट है। ठीक है, इसमें मोटर में डायरेक्ट जा रहा है, यहाँ पे
चौक लगा है, ये सिटी लगा दिए, यहाँ पे एनकोडर। ओके, तो क्या है, सिंपली प्लस माइनस डीसी वोल्ट दिए 580, इन्वर्टर में आया, आईजीबीटी होके 3 फेज एसी दे रहा है मोटर को। ओके, ये वोल्टेज यहाँ पे कंट्रोल कैसे हो रहा है, 3 फेज आईजीबीटी कर रहा है, वो वेरियस एंगल में फायरिंग करेगा, फायरिंग करके आपको मोटर में देगा। ओके, तो पहले आप स्टैंड अलोन में जो सर्किट देखे सेम टू सेम सर्किट है, बस इसमें कन्वर्टर वाला सेक्शन नहीं है। इसको चलाने के लिए आपको 580 वोल्ट डीसी जो है अरेंज करना पड़ेगा। आप अब बोलोगे क्यों मल्टीड्राइव हम लोग यूज करेंगे यार, तो इसका कॉस्ट भी ज्यादा कम है क्योंकि कन्वर्टर सेक्शन है ही नहीं। और क्या है, इसमें जो है पावर सेविंग होता है। कैसे, पावर रीजेनरेटिंग मोड में ये लोग पावर को सेविंग कर देते हैं। प्लांट में ज्यादातर क्या होता है कि कन्वर्टर लगा दिया पहले में, जिसको आईसी सेक्शन बोलता है, ठीक है, उसका सब फिल्टर वर्गा का फिल्टर लगा के कन्वर्टर सेक्शन बना देता है। ठीक है, यहां से एसी दे दिया, यहां से डीसी निकला, ठीक है, कन्वर्टर सेक्शन है, ये पूरा बस बार में डाल दिया है। अब इसमें लूपिंग लेके इन्वर्टर लगा दिया, मल्टी ड्राइव एमडी। ओके, ठीक है, अब इधर लगा दिया सब एमडी। अब इसका अगर ज्यादा एप्लीकेशन है, ज्यादा मोटर लगा है, सिंपली उसको एक कन्वर्टर लगा देना है, 100-150 को कैलकुलेशन करके एमडी लगा देना, इसका कॉस्ट भी कम है, कॉस्ट सेविंग हो गया। दूसरा क्या है, अगर रीजनरेशन मोड में चल रहा है आप, अगर ब्रेक है इसमें, सोच लो इस वाला मोटर में ब्रेक मार दिया, तुरंत चलते चलते ब्रेक मार दिया, तो वो जो चल रहा था उसका अंदर का जो एनर्जी वो कहा जाएगा, और रीजनरेट करके वो बैक मार देगा। बैक मारा, ये क्या करेगा सूरा, ये आईजीबीटी लगा है, आईजीबीटी दोनों कर सकता है, ये इन्वर्ट भी करेगा कन्वर्ट भी करेगा। अब इधर नीचे से आप एसी दे दोगे तो ऊपर से वो एसी भी निकाल देगा, और ऊपर से डीसी दिया तो नीचे से एसी भी निकाल देगा। आईजीबीटी का बहुत क्षमता है, तो वो क्या करेगा, ये जो एसी जनरेट कर दिया रीजनरेटिंग मोड में, वो क्या करेगा, इसमें डीसी बना देगा। डीसी बना के क्या करेगा, ये बस बार में छोड़ देगा, बस बार में छोड़ दिया, बस बार में आपका वोल्टेज चला गया, वो तो कॉमन है। आप वो वोल्टेज, अब तुम उस टाइम में दूसरा मोटर चलाओगे, ये वोल्टेज ये कंज्यूम कर लिया, तो वो जो रीजनरेट हुआ वोल्टेज उसको यूज कर लिया, वेस्ट नहीं हुआ।